Okay, so in our previous video we have studied about the types of the respiration, that is aerobic and the anaerobic respiration. हमने बात करी थी लैक्टिक एसिड की. तो लैक्टिक एसिड जो मैंने लेथार्जी आपको बताई थी, जो मसल पेन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर फटीग का कॉज होता है, मतलब हमें तो थकावट महसूस होती है. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है फास्ट एंड डीप ब्रीथिंग करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई हो. जब हमारे शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड होता है इसका ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली हमारे ये स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में फिर से. तो हमारी बॉडी को फिर कभी आवश्यकता हो ग्लूकोज की तो उसमें वो यूज़फुल होता है. नाउ नेक्स्ट है एनारोबिक यीस्ट में जो मैंने बताया था आपको कि यीस्ट के बॉडी के अंदर इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है. इथेनॉल जो है वो ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो उसके एज एन ड्रग यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह बनाने के काम आता है और जैसे सैनिटाइज़र्स वगैरह हो गए इन सब के बनाने के काम आता है. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस अक्सर इस टॉपिक पर बोर्ड के में क्वेश्चंस आते हैं. जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसमें कि रिक्वायर्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दैट इज़ नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें कि डज नॉट रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो एरोबिक होता है और जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेटरी जो भी सब्सटेंसेस हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज, लेकिन इसके जैसे कि ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O बनाता है, लेकिन एनारोबिक में ऐसा नहीं होता, वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है. इस कारण से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है. एंड प्रोडक्ट्स इसमें CO2 या H2O है, जबकि इसके एंड प्रोडक्ट्स इथाइल अल्कोहल और CO2 है. गैसेस का एक्सचेंज एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है और इसमें गैसेस का एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता. गैसेस का एक्सचेंज वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं ली गई है. CO2 ऑल्दो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है पर ऑक्सीजन ली नहीं जाती. मेटाबॉलिक वाटर इसके अंदर बनता है. मेटाबॉलिक वाटर इज़ नॉट फॉर्म्ड हियर. मेटाबॉलिक वाटर मतलब होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वाटर बनता है, जैसे H2 वो मेटाबॉलिज्म के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट निकला है तो वो मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है. occurs partly in the cytoplasm and partly in the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. इसमें 38 ATPs निकलेंगे, इसमें 2 ATPs निकलते हैं. अच्छा, एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. थोड़ी सी हायर लेवल की 11th स्टैंडर्ड का है ये, इट्स नॉट फॉर द 10th स्टैंडर्ड पीपल. इसमें ETC की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन लीव दिस पॉइंट. प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ चलती है इन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये कभी कभार किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, फ्रीक्वेंटली अकर नहीं होती. और ये तब होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब सेल ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए. ओके, नाउ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं जिनके ऊपर वो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस जिनका रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिनके ऊपर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करके एनर्जी रिलीज़ करी जाएगी. जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट हैं. फैट्स की बात करें तो जब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एग्जॉस्टेड होता है देन फैट्स आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सोर्सेज. अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो चुका है तो फिर फैट का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रोटीन्स का इस्तेमाल तब भी किया जाता है, तभी उसी कंडीशन में जब कंडीशन स्टारवेशन की आ गई हो, अनलेस उसके पहले. क्योंकि इन तीनों ऐसा क्यों है कि हम कार्बोहाइड्रेट का ही यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है. फैट में कंपैरिजन के तहत थोड़ी कम होती है और प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा कम एनर्जी रिलीज़ होती है. ओके, यहाँ थोड़ा सा ATP को डिस्क्राइब किया है कि ATP के एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बायोलॉजिकली हमारे बड़े काम का है, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी का कंपोनेंट है बेसिकली ये. अच्छा, इसे क्यों कहते हैं कि एनर्जी का कंपोनेंट है, उसका रीज़न ये है कि जब भी ये ADP जो होता है, एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है ADP और AMP पे. जब भी ये फॉस्फोराइज्ड हो जाते हैं यानी कि इसके अंदर ही फॉस्फोरस, अभी ये डाईफॉस्फेट है, इसके मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है दो, यानी कि 2 फॉस्फेट है. अब यहाँ पे ट्राई हो गया यानी कि 3 फॉस्फेट. तो ये 2 फॉस्फेट से 3 फॉस्फेट के बीच की कहानी में ही कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी स्टोर होती है. वो एनर्जी इक्वलेंट होती है 7.3 किलो कैलोरीज के.
इसी के साथ हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं रिगार्डिंग दैट रेस्पिरेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह से होता है। शुरुआत में हम बेसिकली इंसेक्ट से करते हैं। अमीबा की बात की जाए तो अमीबा में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। जिस तरीके से उसमें खाना अंदर की तरफ फैगोसाइटोसिस के थ्रू आता है, वैसे उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अंदर और बाहर इनटेक अपटेक होता है। इसलिए हम इंसेक्ट से इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली डिफरेंट अरेंजमेंट को पढ़ना है। तो इंसेक्ट्स में अरेंजमेंट होता है ट्रेकिया का। इस तरह से उनके पूरी बॉडी के अंदर पाइप लाइक जैसे कुछ राउंडेड सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको अपन ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के सिस्टम को अपन ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। इस ट्रेकियल सिस्टम के अंदर स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पायरिकल्स बेसिकली छोटे छोटे से होल हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये स्पायरिकल्स हैं। स्पायरिकल्स बेसिकली होल लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके पास, इंसेक्ट्स के पास कोई नोज टाइप का तो स्ट्रक्चर ऑर्गन है नहीं जहाँ से ये एक्सचेंज कर सकता है। तो इसके बॉडी के अंदर ये टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू ये एक्सचेंज कर पाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्पायरिकल्स जो होते हैं उसके शरीर में हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रेकिया होता है, अगर हम उसको स्टडी करें तो वो अंदर की तरफ से बेसिकली एक उसके पूरे शरीर में एक्सोस्केलेटन बनाता है। जिस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर बोन्स एक स्केलेटन बनाती हैं, एक एंडोस्केलेटन बनाती हैं, अंदर की तरफ स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाती है, उसी तरीके से ये जो एक स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं, उसी तरीके से एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं बोन्स। उसी तरीके से जो ये ट्रेकिया होता है, ये इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर एक स्केलेटन बनाता है, जिसको अपन एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट ट्यूब होती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जब हम देखते हैं जो स्मॉलेस्ट आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज से भी छोटे आर्ट्रियोल्स होते हैं, उसी तरीके से इनके शरीर में ट्रेकिया से भी छोटे ट्रेकियोल्स पाए जाते हैं। जो कि ट्रेकियोल्स बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सिंगल सेल होने के कारण उनकी मेम्ब्रेन भी सिंगल सेल की जैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन है, इसी कारण से वो एक छन्नी, एक सीव टाइप का बना देती है जिससे कि डिफ्यूजन हो सके। एक पतली सी मेम्ब्रेन टाइप की बना देती है जिससे आसानी से डिफ्यूजन हो सके गैसेस का, वरना वो कैसे डिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जब हम उनकी बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, तो हम बात करते हैं बेसिकली फिशेस की। फिशेस के अंदर हम सभी को पता है गिल्स होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर डायग्राम दिया हुआ है गिल्स का। तो फिश के गिल्स जो होते हैं, जैसे कि बोनी फिशेस को ले लो, तो फिशेस की बात करें तो गिल्स जो होते हैं उनके शरीर में वो कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसका नाम होता है ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम जो होता है 4 होता है ना, बेसिकली 4 होते हैं ऑपरक्यूलम, और जिसके अंदर स्लिट्स होती हैं, गिल स्लिट्स होते हैं। गिल स्लिट्स का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल होल टाइप के स्ट्रक्चर्स जो ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, ये इस चीज़ को थोड़ा सा अपन इस तरफ से पढ़ते हैं तब थोड़ा सा समझ में आएगा। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फ़िश होती है वो वाटर यहाँ से लेती है अंदर से, उसके मुंह को खोलती रहती है, बंद करती है बार बार, तो वो पानी को पीती है क्योंकि वो पानी के अंदर है। तो पानी को जैसे ही वो अंदर लेती है तो उसके साइड में यहाँ पर जो ये ऑपरक्यूलम लगा रहता है, ये जो हमारे गिल्स होते हैं यहाँ पर, यहाँ दोनों तरफ गिल्स हैं। ठीक है, इस गिल्स के थ्रू वो पानी बाहर निकलता है। अच्छा, यहाँ से जब अंदर जा रहा है तब उस पानी के अंदर ऑक्सीजन है, और जब वो पानी बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो उस पानी के अंदर CO2 होता है। मतलब उसके शरीर में जो CO2 बना है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक, साथ ही साथ यहाँ से देखिए, इसके ऊपर एक कवर टाइप का नज़र आ रहा होगा, इसको अपन ऑपरक्यूलर फ्लैप भी बुलाते हैं। नाउ एम्फीबियन की बात हम करें तो जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग की शरीर में 3 तरह से रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। 3 रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में।